मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत करता हूं। बीएसएससी इंटर लेवल का यूटेरिया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 13 लाया हूं दोस्तों। इससे पहले मैं सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोगों से नहीं देखें तो जाकर उस चैनल के प्लेलिस्ट में देखें, वहां पर मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं। आपको सारा सेट उपलब्ध है और आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अभी आप लोगों को यूटेरिया का फर्स्ट बुक का भी प्रैक्टिस सेट देखना हो, उसका भी पूरा सेट उपलब्ध करवा दिए हैं। 1 से लेकर 15 तक उसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का इंटर स्तरीय का सेट नंबर 13। आज इसमें क्या दिया गया है, पहला प्रश्न उसे हम लोग देखेंगे। आप लोग भी इससे बनाइएगा दोस्तों, कितना आप लोग बना सकते हैं, कितना आप लोग का इसमें बन सकता है, आप लोग इसे प्रैक्टिस करें। तो हम लोग चले आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न इसमें दिया गया दोस्तों, 9वीं शताब्दी ईस्वी में जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में यदि आपसे पूछे तो वो कौन है? विजयालय है। विजयालय है जो चोल साम्राज्य के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, विजयालय। ठीक है, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय ने की थी। आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था, कौन? विजयालय। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में ले लिया और इस समय पल्लवों एवं पांड्यों के निरंतर संघर्ष चल रहा था और विजयालय ने 871 ईस्वी तक राज किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयालय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 में दिया गया निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। मध्यकालीन संत है, इनमें से पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो पहले शंकराचार्य है, उसके बाद रामानुजाचार्य, उसके बाद माधवाचार्य, उसके बाद वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। शंकराचार्य 8वीं सदी के एक महान दार्शनिक व विचारक थे दोस्तों। इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है, अद्वैत कहा जाता है। शंकराचार्य के जो दर्शन है उसे अद्वैत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? अद्वैत। रामानुज 11वीं सदी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। रामानुज 11वीं सदी के, ठीक है, वो 8वीं सदी के थे शंकराचार्य, 11वीं सदी के, और माधवाचार्य 13वीं सदी के थे। माधवाचार्य कितवीं सदी के थे? तो 13वीं सदी के। और माधवाचार्य के दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है और रामानुज के विशिष्टाद्वैत कहा जाता है रामानुज के दर्शन को। और वल्लभाचार्य 15वीं सदी के भक्ति के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के आधार पर स्तंभ पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य को कहा जाता है। वल्लभाचार्य को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग के प्रणेता है वल्लभाचार्य। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 3rd नंबर प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। इसमें दिया गया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई प्रांत किससे प्राप्त किया था। तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था, बंबई का जो प्रांत है वो किससे प्राप्त किया था? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन की चार्ल्स द्वितीय से किया था और बंबई को दहेज में उन्होंने दिया था। और राजकुमार चार्ल्स ने 1868 में बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पुर्तगालियों से प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 4 नंबर प्रश्न की ओर। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख और दूसरी तरफ चांदी के सिक्के का निर्गत किया, किसने किया है? तो वो कौन सा शासक था? तो वह महमूद गजनवी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये कार्य महमूद गजनवी ने किया था। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के के दो तरफ 2 अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग में अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में था, या देवनागरी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट पे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था। तो यदि देखें हम, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास किस प्रांत में था? तो आप लोग बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। तो देखिए, आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास पंजाब प्रांत में था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। किस प्रांत में था? तो पंजाब प्रांत में था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पंजाब प्रांत में। ठीक है दोस्तों, पंजाब प्रांत में था। आर्यों का प्रथम अस्थायी आवास पंजाब प्रांत में था। 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6 में इसमें दिया गया है
6 नंबर में उपनिषद पुस्तक हैं निम्न में से किस पर आधारित है? उपनिषद जो पुस्तक हैं वो किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, दर्शन पर। दर्शन, उपनिषद पुस्तक दर्शन पर। उपनिषदों की संख्या यदि आपसे पूछे कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या कितना है दोस्तों? 108 है उपनिषद। उपनिषद कितनी है? 108 है, जिनमें से 13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में ईश्वरीय सत्ता के स्वभाव और आत्मा के बीच अंत संबंधों को दार्शनिक एवं ज्ञान पूर्वक संपूर्ण व्याख्या की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है जहांगीर की आत्मकथा तुझू के जहांगीरी किस भाषा में है? तो जहांगीर की आत्मकथा तुझू के जहांगीरी है जो फारसी भाषा में है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तुझू के जहांगीरी फारसी भाषा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फ्रांसिस्को अल्सट ने जहांगीर के संस्थान में भारत की यात्रा की थी। जहांगीर ने लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? इसकी जो मकबरा है कहाँ है? शहादरा में है। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? यदि आपसे पूछे तो तुर्की भाषा में लिखा था बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, और उसे फारसी में अकबरनामा की रचना किसने की थी? यदि आपसे पूछे तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, वो फारसी भाषा में था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सी फारसी भाषा में था। 8 नंबर प्रश्न की ओर। किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया? तो अंग्रेजों ने सिंध का अधिग्रहण चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध को अधिग्रहण कर लिया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 1843 ईस्वी में एक संक्षिप्त अभियान के पश्चात यह कार्य किया गया था, और इस कार्य के बदले नेपियर को पुरस्कार स्वरूप 7 लाख रुपए भी मिले थे। ठीक है, कितना? 7 लाख रुपए भी मिले थे। तो अंग्रेजों ने सिंध को अधिग्रहण कर लिया था, चार्ल्स नेपियर के अधिग्रहण कर लिया। किसने? किसके नेतृत्व में? तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट के चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज को यदि देखें हम, तो इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुल्ले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ज्योतिबा फुल्ले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे। कब? 1873 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ने किए थे। ठीक है, इस समाज का योगदान महाराष्ट्र के समाज सुधार के क्षेत्र में अत्यधिक रहा। जाति प्रथा की जड़ता को समाप्त करने के लिए ज्योतिबा फुले ने सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, जो समानता के लिए संघर्ष की प्रक्रिया का अंग प्रमाणित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखे थे, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फुले ने लिखा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो बदरुद्दीन तैयब ने, रमेश चंद्र दत्त ने, बदरुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त, और तो इसमें आंसर क्या होगा? एक 5 हो जाएगा। तो 2, 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, कौन कौन? यदि हम इसे देखें, प्रश्न हमसे पूछा था कि कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब? 1887 ईस्वी में। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त ने 1899 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद यदि इसमें देखें 5वां नंबर में देखिए, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी कब? 1887 में। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, मद्रास अधिवेशन। रमेश चंद्र दत्त जो थे वो 1899 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, उसके बाद विजयलक्ष्मी पंडित ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए हैं। उसके बाद आएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ये 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कब? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1905 में बनारस अधिवेशन में। तो इस प्रकार यदि हमसे आंसर पूछे तो 2, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जबकि ए ओ ह्यूम जो थे और विजयलक्ष्मी पंडित ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जबकि विजयलक्ष्मी पंडित भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना संस्थापक कौन शामिल है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे, शोक कहा गया है। यदि इसका देखें तो फिरोज शाह मेहता शामिल थे, केटी तिलक शामिल थे, बदरुद्दीन तेरजी शामिल थे। कौन शामिल नहीं थे? आनंद चार्लू शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आनंद चार्लू थे जो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना में शामिल नहीं थे। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1885 में किया गया था इसकी स्थापना। और फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तेरजी तथा केटी तलन के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति तथा भारत में सिविल सेवा परीक्षा की आयोजित कराने से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आनंद चार्लू नहीं थे। नेक्स्ट पे चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। दीवान अर्ज विभाग संबंधित है। तो दीवान अर्ज विभाग जो था वो एक रक्षा विभाग था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दीवान अर्ज एक रक्षा विभाग था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। दीवान अर्ज या अरीज मुवालिक सल्तनत काल का सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज मुमालिक का विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इस विभाग की स्थापना बलबन ने किया था दीवान अर्ज की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था? तो मताधिकार की पहली बार आम चुनाव में प्रयोग 18 वर्ष की आयु का 1889 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और 28 मार्च 1889 ईस्वी को यह प्रभावित हुआ था। और नव युवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग नवंबर 1889 ईस्वी में 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। यदि आप लोग दोस्तों भारतीय संविधान इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा। वहां पर आपको पूरी वीडियो भारतीय संविधान का चैप्टर वाइज अपलोड मिलेगा दोस्तों। आप पूरी वीडियो चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ, और अपनी तैयारी में धारदार ला सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़ें। और उसी प्रकार भारतीय इतिहास भी पूरी तरह से चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर चुका हूँ। तीनों इतिहास, मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत का पूरी वीडियो अपलोड है। यदि आप लोग उसे भी पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों उसका भी चैनल पर प्लेलिस्ट उपलब्ध है, उसे भी पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकते हैं दोस्तों। अपने इन सभी का लिंक मैं आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को क्या दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटर स्टेट्स काउंसिल के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत वर्णित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 262 को देखें तो अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद दिया गया दोस्तों। अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा किया था अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 266 को देखें तो अनुच्छेद 266 में संचित निधि का संबंध है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है। अनुच्छेद 267 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। यदि इसे हम लोग देखें, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन रॉय भारत के संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन रॉय थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यदि आपसे पूछें तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फिर उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। और तथा बी एन रॉय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को और उसमें प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बी एन रॉय को भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं। यदि इसमें देखें हम लोग दोस्तों 16 में राज्य की विधानसभा के 17 वासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य की विधानसभा के 17 वासन का आदेश
राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन देता है आदेश? तो 17 आवासन का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 के अनुसार राज्य की विधानसभा का 17 आवासन का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, अनुच्छेद 174 के 2 के तहत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 74 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? यदि इसे देखें, जो भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है वो किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1892 के तहत प्रश्न पूछने का अधिनियम शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कौन से? भारत सरकार अधिनियम 1992 के तहत संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम विश्व में इंग्लैंड में 1721 ईस्वी में शुरू की गई थी। सबसे पहले कहाँ? इंग्लैंड में शुरू किया था 1721 ईस्वी में। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया वर्ष 1892 के भारत परिषद अधिनियम में शुरू किया गया था। समानतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा 11 से 12 बजे तक का प्रश्नकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। 18 नंबर प्रश्न की ओर इसमें दिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो यह है जापान से लिया गया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया। ठीक है, लेकिन कानून का शासन यदि आपसे पूछ ले कानून का शासन कहाँ से लिया गया है तो वो ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन कहे तो ब्रिटेन से, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऑप्शन नंबर बी जापान से लिया गया है। यदि आपसे पूछ ले कि कानून का शासन कहाँ से लिया गया तो कानून का शासन भारत में कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान दिया गया है। समानता का अधिकार का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 14 में है। प्रस्तावना की भाषा भारतीय संविधान के कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा आपसे पूछे कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो वह अमेरिका से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है सहकारियों आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सहकारिया नहीं होगा, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? तो सरकारी आयोग का गठन केंद्र एवं राज्य के संबंध के विषय पर देने के लिए कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, केंद्र एवं राज्य के बीच में। प्रश्न नंबर 19 को फिर से देखते हैं दोस्तों, पूरा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध है? शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में सही है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन है तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। तो इसे यदि हम देखें तो सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से 24 के बीच में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में है दोस्तों। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 21 नंबर प्रश्न में। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? यदि ये देखें दोस्तों, सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है तो इसका आंसर क्या होगा? सुबनसिरी है जो किसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? सुबनसिरी है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, सुबनसिरी, कामेन, मानस आदि है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सम्मिलित करना है दोस्तों इसमें। कोयली क्या है तो कोयली कौन सम्मिलित नहीं है ये हमें देखना है। तो कोयली है गुजरात में, ये बिल्कुल सही है। और नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है दोस्तों। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है। सी नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी में नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में, ये सही है। नुमालीगढ़ असम में सही है। ठीक, मनाली तमिलनाडु में, ये भी सही है। जो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नागपट्टिनम है जो तमिलनाडु में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में इसमें दिया गया है 23 नंबर प्रश्न की ओर। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो पृथ्वी कौन से डेट में सूर्य के सबसे नजदीक होती है? तो पृथ्वी है जो सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, सबसे नजदीक होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक जो होती है 3 जनवरी को, इस घटना को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। जबकि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है कौन से डेट में? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी से सबसे
अधिक दूरी पर सूरज होती है 4 जुलाई को, इस घटना को अपसौर कहते हैं। अपसौर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 24 में, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम यह होगा कि, यदि पृथ्वी का घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा दिन और रात्रि का चक्र भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न को, जिन ज्वारों को ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है उस ज्वार को क्या कहते हैं? उस ज्वार को बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बृहद ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है उसे, स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, ठीक है। और ज्वार भाटा आता कैसे है दोस्तों? जब सूरज, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीध में सीजिंग के समय होते हैं तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में होते हैं तो उसे दीर्घ ज्वार आती है, उसे स्प्रिंग टाइड्स आती है, बृहद ज्वार भाटा आती है, उससे ज्वार भाटा बृहद आती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से अधिक होती है तथा इस ज्वार का 1 माह में 2 बार आते हैं। इस प्रकार के ज्वार कब आते हैं? 1 माह में 2 बार आते हैं, ठीक है, एक पूर्णिमा में और एक अमावस्या में। और कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। फलतः कम ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं। जब 90 डिग्री का कोण दोनों बनाते हैं, यहाँ पर पृथ्वी हो और सूर्य यहाँ पर हो, यानी समकोण बनाते हो, समकोण, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है? ज्वार भाटा निम्न आते हैं, लघु ज्वार भाटा आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 26 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 26 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यदि इसे देखें तो नर्मदा और ताप्ती है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में, इसमें क्या है? 27 में है कि मैच करना है, ज्वारीय पर्वत है और देश है। कहाँ कहाँ है ज्वारीय पर्वत और देश? म्याना किस देश का है? तो म्याना है फिलीपींस का ज्वारीय पर्वत है। माउंट शास्ता कहाँ का है? यूएसए का है माउंट शास्ता। और चिम्ब्रो रेजो कहाँ का है? तो इक्वाडोर का है चिम्ब्रो रेजो। माउंट हेक्ला आइसलैंड का है माउंट हेक्ला। तो इस प्रकार यदि मैच करें 2-1, 4-3, 2-1, 4-3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पर फिर से मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों। म्याना फिलीपींस देश की ज्वारीय पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट शास्ता यूएसए का ज्वालामुखी पर्वत है। चिम्ब्रो रेंजो इक्वाडोर का ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट हेक्सा आइसलैंड का ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 28 नंबर प्रश्न की ओर। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया है? समाज के समाजवादी ढांचा का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत लिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? तो 56 से लेकर 1961 तक था, ठीक है। इस योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल आया था। इस योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका कौन सा मॉडल था? पीसी महालनोबिस योजना था। इसी समय में घोषित अधोगत नीति में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों 29 नंबर प्रश्न की ओर। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुन्नार मिडल के द्वारा दिया गया था रोलिंग प्लान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो रोलिंग प्लान गुन्नार मिडल ने दिया था, ठीक है, गुरान मिडल ने दिया था। इस व्यवस्था का प्लान अनवरत चलता रहा। वर्ष 1878 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया, परंतु इस योजना का परिणाम सकारात्मक नहीं रहा। फलतः वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजना को स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए गुन्नार मिडल ने। 30 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछे तो वो कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय लघु विकास बैंक या सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। यह एक विकास वित्तीय संस्था है। क्या है? विकास वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 में, और इसका मुख्यालय लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र के शीर्ष वित्तीय संस्थाओं के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 31 में क्या है? इसमें निम्नलिखित में से कौन और ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो है पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। पीवी सिंधु ओलंपिक बैडमिंटन महिला में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला
ओलंपिक में बैडमिंटन में सबसे पहले कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल है। ठीक है, साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम है। ओलंपिक में मुक्केबाजी में, ठीक है, मैरी कॉम कांस्य पदक जीती है। और पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 32 में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। तो शहतूत में कहाँ पर अग्रणी सबसे ज्यादा होता है शहतूत रेशम? तो वो कर्नाटक में होता है। शहतूत रेशम सबसे अधिक, शहतूत रेशम सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है दूसरे स्थान पर। उसके बाद कहाँ होता है? उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, शहतूत उत्पादन में। और सबसे अंतिम स्थान पर क्या है? उसके बाद तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है किसका? तो बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है बजट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है बजट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित को प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आयकर क्या है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 35 नंबर प्रश्न की ओर। द हिल पैलेस संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार के किस राज्य में स्थित है? तो हिल पैलेस है जो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यह केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है हिल पैलेस। इसे कोचिन के महाराजा ने बनवाया था दोस्तों। हिल पैलेस किसने बनवाया था? कोचिन के महाराजा ने। यह केरल का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। हिल पैलेस है केरल का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है। भारत में संग्रहालय सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न के चलते हैं। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है तो कौन क्या होता है पीलिया से दुष्प्रभावित? तो पीलिया रोग से यकृत दुष्प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पीलिया रोग एक घातक रोग है जिसमें यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। इस रोग में यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, अतः पीलिया बिलिरुबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाती है। इसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। उपयुक्त उपचार का अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है दोस्तों। तो पीलिया ऑप्शन नंबर सी यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। तो ये क्या यह सही है कि मानव नेत्र में जो प्रकाश है कॉर्निया से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल सही है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये भी सही है दोस्तों। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये भी सही है। तो यदि देखें सबका सब सही है तो उपरोक्त में से सही आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 38 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया है कंचन एक उत्पन्न किस्म है। कंचन किसकी उत्पन्न किस्म है? तो कंचन जो है आंवला का एक उत्पन्न किस्म है कंचन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का जो आकार है घटता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट जो चलते हैं दोस्तों इसमें कहा गया है 40 नंबर प्रश्न की ओर। डोलोमाइट का सूत्र क्या है? तो डोलोमाइट का सूत्र यदि देखें हम, डोलोमाइट का सूत्र क्या है दोस्तों? डोलोमाइट का सूत्र है MgCO3 CaCO3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। MgCO3 CaCO3 डोलोमाइट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि आपसे बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछे तो क्या होगा? CaO। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaO। और CaOH के होल्ड बाय बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH का होल्ड बाय बिना बुझा हुआ CaO है, ठीक है। और यदि आपसे इप्सम लवण का सूत्र पूछे तो इप्सम लवण का सूत्र है MgSO4 × 7H2O। इप्सम लवण का सूत्र है। CaCO3 किसका सूत्र होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। डोलोमाइट का MgCO3 CaCO3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे दोस्तों। इसमें दिया पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल है जो किसके मौजूदगी में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के मौजूदगी में निरंतर रहने से वो रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान उत्पन्न निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक के निकलने से होती है? तो मनुष्य में पेशीय उत्पन्न होती है। पेशीय में थकान उत्पन्न होती है किस रासायनिक के कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण मनुष्य के पेशियों में थकान महसूस होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 43 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 43 में देखें तो कौन सम्मिलित नहीं है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम बिल्कुल सही है। हेमोग्लोबिन, आयरन,
ये भी सही है। खाने वाला नमक सोडियम क्लोराइड या सोडियम सही है। धोने वाला कपड़ा धोने वाला सोडा सोडा पोटेशियम, ये गलत है। कपड़ा धोने वाला सोडा सोडा पोटेशियम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सही नहीं है। धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। कपास के कीट रोगी पौधों अनुवांशिक इंजीनियर द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए हैं जो लिया गया है, तो किससे लिया गया है? पौधों से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 45 नंबर में, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो तुलनात्मक संस्कृतियों के वैज्ञानिक तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। क्या कहते हैं? इथेनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। इथेनोग्राफी किसे कहते हैं? तो विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को इथेनोग्राफी कहते हैं। इथेनोग्राफी संस्कृति के विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को। इथोलॉजी किसे कहते हैं? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं, व्यवहार के अध्ययन को। और एथिक्स किसे कहते हैं? नैतिक आचार तथा कर्तव्यों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को एथिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 46 नंबर प्रश्न को निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही आंसर है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही सुमेलित है। समुद्री मील 9 चालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये गलत है। तो सेल्सियस तापमान के मापने का मात्रक है, ऊष्मा की मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी गलत था, इस पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है, किस आधार पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के आधार पर वॉशिंग मशीन काम करता है। किस पर? अपकेंद्रण के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, यह प्रश्न पूछा गया है हमसे। इसे देखें हम, तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सत्य है, बाकी सारा आंसर गलत है। इस पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सॉरी डी सही आंसर होगा, अमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। ठीक है, हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। बचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न को चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्लीहा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। प्लीहा में डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी का विनाश होता है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों। 51 में निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश किसमें होती है? बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग किसमें होते हैं? द्रव्यमान संख्या में एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या में एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। थैलेसीमिया एक रोगी में शरीर निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया कौन से रोगी के शरीर में संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन नामक रोगी के शरीर में। थैलेसीमिया जिन व्यक्तियों को एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर मैचिंग दिया गया है, इसे हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। 54 नंबर प्रश्न को मैच करेंगे दोस्तों। मैचिंग करें दोस्तों, तो इसमें दिया गया है हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? तो पास्कल ने दिया था हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। ठीक है, और गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया है? तो गति के जड़त्व का सिद्धांत दिया था किसने? सॉरी, ये नहीं होगा। हाइड्रोलिक पास्कल का सिद्धांत, पास्कल ने दिया हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो ए में 3 है और बी में 3 है। ठीक है, और गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जो जड़त्व का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो गैलीलियो ने दिया है, ये सही है। गति के जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसी प्रकार यदि हम देखें तो 1 का 2 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो गया दोस्तों। उसके बाद सौर प्रणाली के हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया, हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियतांक दिया है किसने? न्यूटन ने दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 3 2 1 4। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 55 नंबर प्रश्न की ओर। 55 में दिया गया हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों निकलने लगती है? तो हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है। ऑप्शन नंबर
ए हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार और भी पब्लिकेशन के बुक का प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करना चाहते हैं और उसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको एडुटेरिया प्रैक्टिस बुक का 15 जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट बुक आया था वो पूरा उपलब्ध है। साथ ही साथ क्रॉन पब्लिकेशन का 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है और आपको रिकमनी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 का उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था वो भी उपलब्ध है दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं दोस्तों और अपने जीके जीएस को और मजबूत कर सकते हैं। यदि आप लोग उसे प्रैक्टिस कर चुके हैं तो उसे रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। बार बार देखने से रिवीजन होता है और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का यही तरीका है। तो आप लोग उसे सारे प्रैक्टिस सेट को देख लें दोस्तों ताकि रिवीजन हो जाए। और यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न पर। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो वास्तविक गैस है जो किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च तापमान के परिस्थिति में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। निम्न दाब और उच्च तापमान जब होता है तब वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। नेक्स्ट चलते हैं 57 में। निम्नांकित में से किसे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? तो टेप रिकॉर्डर की जो टेप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेपित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न की ओर। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरण के साथ गति में ऊपर जा रहा हो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। जब त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर क्यों जाता है तो व्यक्ति का भार अपने भार से अधिक महसूस होता है और कम महसूस कब होता है? जब वह गति के साथ नीचे आ रहा हो तब उसे कम महसूस होता है। ठीक है, तब उसे क्या होता है? कम महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 59 नंबर प्रश्न चलते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले धाब में चमकदार रंगों का बनना बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बहुलिक परिवर्तन एवं व्यतिकरण का है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है? वो है चांदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सबसे अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 61 की ओर। 61 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना आरक्षित मंडल कौन था? वो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था जिसे वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन था? तो नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 62 में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति विद्युत मोटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जबकि डायनो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 63 में जैविक अन्योन्य क्रियाओं के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होती है? एक जाति को लाभ और दूसरी जाति को हानि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे परजीवी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित कौन है? तो वो कौन है? नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? पारा है जो प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से पारा प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कोयला आधारित प्रदूषक विद्युत संयंत्रों से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए देखते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम या विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम है दोस्तों सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए हमेशा हमारा सही आंसर है। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 67 नंबर प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में प्रदान किया गया जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? जीआई टैग उत्पादों के संबंध में देखें तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? जीआई टैग किसे हाल ही में दिया गया वो देखा जा रहा है। तो खामती चावल अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। हमसे पूछा नहीं कौन सम्मिलित सही है तो ये सही है। खामती चावल अरुणाचल प्रदेश में ये सही है। और सलेम साबूदाना तमिलनाडु में ये भी सही है। और काल्पी हैंडमेड पेपर उत्तर प्रदेश में ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी रायगड़ा सॉल असम में ये गलत है। रायगड़ा सॉल है जो उड़ीसा का है दोस्तों ना कि असम का। तो ये गलत है। रायगड़ा सॉल असम का है नहीं है, उड़ीसा का है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। हमसे पूछा कौन सही नहीं तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। कारी ईसान आम कारी इसाद आम कहाँ का है? तो कारी इसाद आम कर्नाटक का है। कारी इसाद आम
तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 68 नंबर प्रश्न में। बार एंड वुमेन पुस्तक लेखक कौन है? बार एंड वुमेन पुस्तक लेखक डॉक्टर एम ए हसन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बार एंड वुमेन पुस्तक लेखक कौन है? डॉक्टर एम ए हसन। यदि रचना विष्ट रावत की पुस्तक की रचना देखें तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किसने लिखा है? रचना विष्ट ने लिखी है, रचना विष्ट रावत के द्वारा लिखी गई है। अमिताभ घोष ने स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक लिखी है, अमिताभ घोष, ठीक है। और के एस चंद्रशेखर ने एज गुड एंड माई वर्ड्स, एज गुड एज माई वर्ड किसने लिखे हैं? तो के एस चंद्रशेखर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बार एंड वुमेन डॉक्टर एस एन हसन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 126वां है, ठीक है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। प्रथम स्थान कौन है? फिनलैंड है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। और ये जारी कौन करता है विश्व खुशहाली सूचकांक? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। आगे क्यों चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार दिया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किस गांव को दिया गया है? तो वो गांव कौन सा है? तो वो गांव है थोरो, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। थोरो गुजरात को दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 71 में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कहाँ? चेन्नई सिटी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों 72 नंबर प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट के स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? 21,500 फीट पर स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला शीतल महाजन बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। कौन बनी है? शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में एथलेटिक्स में तीसरा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पदक तालिका में कितना स्थान प्राप्त किया? तीसरा। भारत 27 पदकों के साथ चीन और जापान के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 74 नंबर प्रश्न में। वर्ष 2023 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो किसे दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें से भारत के रवि कन्नन आर को मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 4 में से कौन थे? रवि कन्नन आर। असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पद्मश्री डॉक्टर आर रवि कन्नन को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? रवि कन्नन आर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 75 नंबर एवं लास्ट प्रश्न की ओर इस वीडियो का। इसमें दिया गया है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार क्लाउडी गोल्डन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। किस दिया गया था? क्लाउडी गोल्डन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नरसिंह मोहम्मदी शांति के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। नरसिंह मोहम्मदी को ईरान के रहने वाले हैं। जॉन ओलाव फांस किसके क्षेत्र में? तो जॉन ओलाव फांस साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में शेयर करें। जहाँ भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी ग्रुप में शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।